कई कुछ त्रुटियां दिखी है, जैसे कई पैक्स जो है डिफ़ॉल्टर हैं, तो तुरंत वहाँ के किसान को दूसरे पैक्स से जोड़ने की अटैच किया गया। कोई राइस मिल डिफ़ॉल्टर है, वहाँ राइस मिल चल नहीं रहा किसी किसी कारणवश, तो दूसरे राइस मिल से उसको जोड़ा गया। तो इस तरह हम लोग एकदम माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना, वो ज़मीन स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। हमारा 2 पार्ट बिहार का जो है, एक पार्ट बाढ़ से प्रभावित रहता है, दूसरा पार्ट सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो आप देखे होंगे कि अभी चुनाव में भी हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी ने कहा कि बिहार को हम बाढ़ मुक्त करेंगे। तो जहाँ बाढ़ मुक्त होगा और इधर सुखाड़ जहाँ है उधर सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तो हम बता रहे हैं आपको, पंजाब से हम आगे निकल जाएंगे। दुनिया में पंजाब का बात कर रहे हैं तो पंजाब भारत को ही चावल गेहूं दे रहा है ना। हमारे यहाँ से मखाना, उसके बाद शहद और कई ऐसे केला, लीची, ये तो हम विदेश भेज सकते हैं। पंजाब भारत में ही मार्केटिंग कर रहा है, हम विदेश में मार्केटिंग करेंगे। थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए। जनवरी के लास्ट में हम गुजरात, महाराष्ट्र जाएं। अच्छा, वहाँ कोऑपरेटिव का अध्ययन करें कि वहाँ कैसे संचालित हो रहा है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ रही है, वो कैसे पूरे कोऑपरेटिव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये हम लोग प्लान किए हैं। ऐसे वृक्ष लगते हैं जो न फूल देता है न फल देता है, सारे लगे हुए हैं। लेकिन आप देखोगे अपने परंपरागत जो वृक्ष लगते थे, पीपल है, बरगद है, बांकर है, नीम है, जामुन है, आंवला है, बरगद है, जिन बागों को हमने देखा है, हाँ, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने देखा है, हाँ, वो अब दिखता नहीं है। वो नहीं है। तो मैंने अपने विभाग में आर्टिफिशियल टाइप का दिखता हाँ है, दिखता है, वो सब किसी काम के नहीं, सड़क के किनारे लगा दिया नहीं है। तो अब हम अपने विभाग के लोगों को निर्देश दिया है कि इसकी आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष या जो हमारे ट्रेडिशनल है, तो उसके कारण क्या होगा, पशु पक्षी को भी भोजन मिल जाएगा। पशु पक्षी ये वन विभाग को आपने निर्देशित हाँ, हमने किया निर्देश दिया है। बिहार में नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है और नई सरकार में सहकारिता और वन और पर्यावरण मंत्री का जिम्मा मिला है डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी को। डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। इन्होंने कभी अखबार बेचा और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और लंबे संघर्ष के बाद विधान परिषद पहुँचे और इस सरकार में इन्हें एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जो केंद्र में अमित शाह जी संभाल रहे हैं। राज्य में सहकारिता मंत्री का इनका जिम्मा दिया गया है और कैबिनेट मंत्री के तौर पे इन्होंने पहली बार शपथ ली है और इनकी जिम्मेदारी किसानों के प्रति बहुत बड़ी है, क्योंकि बिहार में जो खरीद का जिम्मा है वो सहकारिता मंत्रालय के जिम्मे है, सहकारिता विभाग के जिम्मे है। बाकी राज्यों में कृषि विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग खरीद का काम करते हैं, मिलके मंडी का संचालन होता। बिहार में 2006 में मंडियां ख़त्म कर दी गई थी और सारी जो खरीद की जिम्मेदारी है वो पैक्स पे आ गई थी। तो डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी को ये जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आज। डॉक्टर साहब, आपका किसान तक के पॉडकास्ट अन्नगाथा में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि जो ये पैक्स है और जो भी खेती किसानी से जुड़ी, सहकारिता से जुड़ी चीज़ें हैं, उसमें आप एक नया आयाम पेश करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि बिहार में मंडियां ख़त्म हो गई थी 2006 में। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उस वक्त उन्होंने इसको ख़त्म किया था। पैक्स मंडियों के मुकाबले कितना बड़ा स्ट्रक्चर पैक्स का है, या पैक्स मंडियों के मुकाबले कितना प्रभावी हो पा रहा है किसानों की जो उपज है उसकी खरीद के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से बिहार के पैक्स के खरीदारी और इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए मुझे बुलाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कि पैक्स जो है बिहार के सभी पंचायतों में कार्यशील है। कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां किसी न किसी कारणवश पैक्स क्रियाशील नहीं है। और व्यापार मंडल, बिहार के सभी प्रखंडों में व्यापार मंडल की व्यवस्था है। इसके माध्यम से एमएसपी रेट पे किसान अपनी धान बेच सकते हैं पैक्स के माध्यम से। मैं अभी 20 तारीख को शपथ लिया हूँ, 25 तारीख को मैं अपने दफ्तर गया
तो सबसे पहले मैं इस विभाग को समझने का प्रयास किया, सारा ऑफिशियली स्ट्रक्चर क्या है इसका सब मैंने देखा और तुरंत, क्योंकि अभी आपकी जानकारी के लिए कि 15 नवंबर से बिहार में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं प्रमंडलीय वाई अपने सचिव के साथ, अपने रजिस्ट्रार के साथ बैठ करके प्रमंडल वाई वीसी मैंने की और सब लोगों से मैं जानकारी ली कि धान की खरीदारी की स्थिति क्या है, कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है। कई किसान बंधुओं का मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है कि हमें परेशानी है। तो उसके बाद मैं प्रमंडल वाई वीसी लिया सभी प्रमंडल का। उसके बाद मैं कई जिला, जैसे मैं बता रहा हूँ रोहतास, आरा, नालंदा, ऐसे कई जिला में जाकर के जिला स्तर पर भी सहकारिता से जुड़े जो पदाधिकारी हैं जो धान अधिप्राप्ति में लगे हैं उनके साथ भी मैंने समीक्षा की है। तो कई कुछ त्रुटियां दिखी है, जैसे कई पैक्स जो है डिफ़ॉल्टर हैं, तो तुरंत वहाँ के किसान को दूसरे पैक्स से जोड़ने की अटैच किया गया। कोई राइस मिल डिफ़ॉल्टर है, वहाँ राइस मिल चल नहीं रहा किसी कारणवश, तो दूसरे राइस मिल से उसको जोड़ा गया। तो इस तरह हम लोग एकदम माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना, वो ज़मीन स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। फिर भी कुछ परेशानी आ रही है, किसान की शिकायतें आ रही है, वो हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, मैं पूरी जवाबदेही के साथ, अभी हो सकता है कि इस बार मुझे कम समय मिला, लेकिन आने वाला समय में मैं बता रहा हूँ आपको पूरी पारदर्शिता के साथ और एक एक चीज़ को मैं देखने वाला हूँ। कहीं गोडाउन की भी कमी है उसको भी मैं पूरा करूँगा। कहीं कहीं हो रहा है कि भाई गोडाउन हम चावल खरीद रहे हैं या हम पैक्स खरीद रहा है या राइस मिल से चावल बन रहा है तो फिर उसको रखने का कोई जगह, तो ऐसे कई जगह से शिकायतें मिल रही है। तो सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक चीज़ को देख रहा है और हम उसको पूरी जो भी हमारी कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे। हमारे सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी इसको पूरा देख रहे हैं और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, ये सब एक एक दिन मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा की हैं अभी। अच्छा, अभी हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी भी 4 तारीख को मुख्यमंत्री सचिवालय में बजाबते सारे अधिकारी मिलकर समीक्षा की, कहाँ हमारे कमी है, क्या दिक्कत है। पूरी सरकार मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं, जो भी कुछ कमी है उसको भी हम पूरी तरह से ठीक करेंगे। क्योंकि खरीद एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, जब हम लोग एग्रीकल्चर कवर करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो अभी इस साल का जो डेटा आया है 3,69,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खर्च किए गए हैं। और जब हम बिहार की बात देखते हैं तो बिहार सबसे पिछले उसमें लाइन में आता है एमएसपी का पैसा लेने में। एमएसपी पे जितना केंद्र सरकार खर्च करती है उसका 90% पैसा जो है आपका हरियाणा और पंजाब ले लेते हैं, क्योंकि मंडियों का स्ट्रक्चर अच्छा है। धान गेहूं की 100% लगभग खरीद होती है दोनों राज्यों में, तो सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है। जो कुछ बचता है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी ले लेते हैं। बिहार में चूँकि खरीद बहुत कम हुआ करती थी तो इसकी वजह से एमएसपी का पैसा बहुत कम मिलता है। तो क्या आप लोग खरीद का कोटा भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी फसल एमएसपी पे बेच पाएँ और उन्हें सही कीमत मिले? देखिए, पिछले बार भी पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी अच्छी हुई थी। इस बार भी हम लोग प्रयास करें। पिछले बार से इस बार, अभी जबकि चुनाव था वहाँ कई पदाधिकारी चुनाव में लगे थे, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी धान की प्रतिशत जो हम कहते हैं परसेंटेज वो ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है तो देखिए, पंजाब और बिहार दोनों में जब अध्ययन करेंगे तो 2014 के पहले तक हमारा बिहार सिंचाई के माध्यम से बहुत पिछड़ा हुआ था। और कहिए कि जब बिजली की आया नहीं तो मैं देखता था कि डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी सिंचाई के लिए, और डीजल भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन जब गांव-गांव में बिजली पहुंची और भारत सरकार जब पूरे मुस्तैदी के साथ लगा तो आज किसान सिंचाई के लिए बिजली भी उनके पास उपलब्ध है और सिंचाई कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा 2 पार्ट बिहार का जो है, एक पार्ट बाढ़ से प्रभावित रहता है, दूसरा पार्ट सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो आप देखे होंगे कि अभी चुनाव में भी हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी ने कहा कि बिहार को हम बाढ़ मुक्त करेंगे। तो जहाँ बाढ़ मुक्त होगा और इधर सुखाड़ जहाँ है उधर सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो जाएगी तो हम बता रहे हैं आपको पंजाब से हम आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा मुझे अभी वक्त लगेगा
क्योंकि हमारे पास सिंचाई की जो सुविधाएं होनी चाहिए। आप देख ले शाहाबाद में अच्छी खेती होती है, वहाँ नहर वहर की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम सब लोग लगे हैं कि सबसे पहले किसान को सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो जाए और बाढ़ और सुखाड़ दोनों से हम बचें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में पंजाब से हम आगे निकल जाएंगे। तो अभी जब जब हम वो इसी से हम रिलेट करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग टैली देखते हैं फार्मर इनकम की, किसानों की जो आय है उसकी, तो पंजाब ऊपर मिलता है और आपका प्रदेश बिहार सबसे नीचे मिलता है। तो उसकी वजह क्या है? जो इशारा कर रहे हैं वही है। देखिए ये आज एक पंजाब एक तरह से कलंक लगा हुआ, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि बिहार में खेती बर्बाद है। ये लोग कहते हैं खेती बर्बाद है, इसीलिए बिहार का आदमी पलायन करके इधर आ रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश गए थे, उदाहरण देकर के हम बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए बहुत अच्छी धान की फसल थी। तो मैंने पूछा कि भाई धान, तो उन्होंने कहा कि अभी हम 20 साल से धान की खेती कर रहे हैं। तो मैंने पूछा इसके पहले क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि इसके पहले हम राजमा उपजाते थे, राजमा की खेती होती थी। तो मैंने कहा छोड़ क्यों दिया? तो उसमें कीड़ा उड़ा लगने लगा। तो बिहार में क्या है, आज भी लोग परंपरागत खेती पर ही आश्रित हैं। अच्छा, धान है, गेहूं है, मक्का है, दलहन है। तो आज धान का उत्पादन इतना हो रहा है कि पैक्स भी खरीदने में असमर्थ। जो एक टारगेट है वो टारगेट में ही हम लेंगे। हाँ। टारगेट से बाहर तो हम जाएंगे नहीं जी। तो टारगेट के बाहर भी धान का उत्पादन हो रहा है बिहार के अंदर। तो हम आने वाले समय में हम यह प्रयास करेंगे कि धान गेहूं के अलावे अन्य चीज की भी फसल खेती हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ हाजीपुर में, या फिर आप नौगछिया चले जाइए, केले की खेती अच्छी होती है। खगड़िया नौगछिया में सब मक्के की भी खेती अच्छी होती है। पूरा बेल्ट है, पूरा बेल्ट मक्का और केले की खेती होती है। उसके बाद आप चले जाइए हाजीपुर का जो क्षेत्र है, इधर मिचला हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सब लीची की अच्छी खेती होती है। तो इसको हम और प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ाएंगे, और यह परंपरा हमको मध्य बिहार में भी लाना पड़ेगा। अब तो मुझे अभी तक मैं देख रहा था कि मैं तो काफ़ी उत्तर बिहार में ही ज़्यादा मैं समय दिया था अपने संग, तो उत्तर बिहार में बहुत अच्छे अच्छे तो कभी तालाब आज भी है, मध्य बिहार में भी तालाब है। मुझे देख कर के आश्चर्य हुआ। उसको सिर्फ प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो आज से मुझे लगता है कि 5 साल पहले तक हम मछली हैदराबाद से आता था, वो उपयोग करते थे। आज बिहार में मत्स्य का खेती इतना बढ़िया, मैंने उसका मत्स्य पालन का हो रहा है कि अब हम हैदराबाद पर आश्रित नहीं है, कलकत्ता पर आश्रित नहीं है। अब वो जिसको हम कहते हैं कि नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो बिहार में अब मत्स्य पालन में अच्छा हुआ है। उसी तरह से भेज पैट करके जो सब्जी की खेती होती है, तो इसको हम और प्रोत्साहित कर रहे हैं। और पैक्स के माध्यम से, जो सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से ये भेज पैट करके सहकारिता गठन करके जगह जगह हम लोग सब्जी की भी उत्पादन करते हैं। कई ऐसे किसान मिले जो बोले कि हम बाहर हजारों करोड़ रुपया का मतलब हम सब्जी बाहर भेज रहे हैं। हमारा ये ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बिहार में अच्छी हो गई है, अच्छी सड़कें हो गई है, सब जगह अब हो रहा है। तो ऐसे सब्जी की भी खेती हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जितना हमको करना चाहिए उसमें अभी हमको और समय लगेगा, थोड़ा हम करेंगे। उसी तरह से मध की खेती, मध भी बहुत बड़ा बिहार के लिए बड़ा, शहद जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में शहद, हाँ, मशरूम का भी मशरूम की खेती अभी हो रही है। और अभी तक मुझे लग रहा था कि मखाना दरभंगा में ही होता है। अभी हम चुनाव में गए, इधर कटिहार, पूर्णिया, बड़े पैमाने पर जैसे धान की खेती होती है ना, उधर मखाना की खेती हो रही है। तो ये हम ब्रांड बना करके हम दुनिया में, पंजाब का बात कर रहे हैं तो पंजाब भारत को ही चावल गेहूं दे रहा है ना, हमारे यहाँ से मखाना, उसके बाद शहद और कई ऐसे केला, लीची, ये तो हम विदेश भेज सकते हैं। पंजाब भारत में ही मार्केटिंग कर रहा है, हम विदेश में मार्केटिंग करेंगे। थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए। अच्छा, तो मखाने की बात आई है, मखाना तो मोदी जी ने बिल्कुल ब्रांड बना दिया, बहुत बड़ा, एकदम ब्रांड हो गया और इसकी बड़े बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई है। लेकिन एक इशू है मखाना में कि मखाना हम 1500 से 2000 रुपये किलो दिल्ली में खरीदते हैं। जो दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है या हैदराबाद में, किसी भी शहर में जो आदमी है, किसान को रिटर्न नहीं मिलता, ये हमेशा मुद्दा रहा। तो उसको कैसे रिटर्न मिलेगा किसान को मिलेगा तो अपने आप बढ़ेगा वो। देखिए अभी जैसे हम धान का जो हमारा MSP है 2369, हाँ,
तो हम यह प्रयास करेंगे यदि किसान उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो हम पैक्स के माध्यम से भी मखाना ले करके उनको जो एमएसपी रेट है, उनको जो मूल्य है वो हम प्रस्ताव मखाने का भी कोई ऐसा एमएसपी के लिए हाँ करेंगे कि उसको भी मिले और किसान उससे लाभान्वित हो सके। एमएसपी का प्रस्ताव देंगे मखाने के हाँ लिए? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, सरकार पूरी तरह से, मोदी जी ने तो कह ही दिया ना, भारत में 4 ही जाति हैं, किसान भी एक जाति है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है पूरी तरह से किसान के लिए मुस्तैदी होकर के खड़ा है और उनके लिए खजाना भी खुला है। देखिए मैंने बिहार में कई बार चुनाव देखा है, हमेशा वहाँ जाति का फैक्टर, धर्म का फैक्टर, ये सब रहता है। एग्रीकल्चर का भी फैक्टर बनता नहीं। आप लोगों ने मखाने के ज़रिए या इस और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ज़रिए बनाने की कोशिश की। क्या लगता है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को रिवाइव करके, चाहे मगही पान है, कतरनी चावल है, चाहे जर्दालू आम है या आपकी लीची है, ये सब जीआई टैग मिला हुआ, इंटरनेशनल सब लेवल पे सब लोग जानते हैं। क्या इसके ज़रिए खेती किसानी वहाँ रिवाइव होगी, फिर से बदलेगी? पूरी तरह से बदलेगी। ब्रांडिंग होगा और सब किसान, जैसे अब मैं बता रहा हूँ ना कि खेती भी जो है वो कोऑपरेटिव बना के करेंगे लोग, तो उसका क्योंकि जोत छोटी हो गई। हाँ, क्योंकि अब खेती बढ़ते बढ़ते, कोई 4 भाई थे, 5 भाई थे, बढ़ते बढ़ते अब किसी के पास 1 एकड़ बचा, किसी के पास 2 एकड़ बचा, किसी के 3 एकड़ बचा। अब वैसे किसान बहुत कम है जिनके पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ जमीन है। तो हम लोग का यह प्रयास है, 2 चीज़ हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि जैसे धान की अधिप्राप्ति हम लोग अभी ज़्यादा कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसी तरह से तेलहन दलहन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ठीक है आप ना, कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम ज़्यादा इसका हमें करें तो आने वाला समय में हम लोग सहकारिता के माध्यम से ये करेंगे कि मक्का तेल। दूसरी बात, कोऑपरेटिव बना करके खेती का एक योजना हम लोग बना रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन है, तो यदि एक फसल हुआ इंडिविजुअल यदि करते हैं तो उनको मार्केटिंग नहीं हो पाता है, तो यदि बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। हाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यदि एक गांव है तो पूरे गांव के लोग एक साल में यदि 3 फसल करते हैं तो तीनों एक समान फसल करें, एक साथ मिल करके एक ही फसल उग जाए, साल में 3 फसल उग जाए, लेकिन सबका कंबाइंड हो, ठीक है, ताकि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो जिसको कहते हैं, ताकि उनका मूल्य जो है और उनको कहीं जाना नहीं पड़े, उनके गांव में ही मार्केटिंग शुरू हो जाए, लोग आ जाएं वहाँ और वहाँ से खरीद करके, जैसे अभी धान की प्राप्ति हो रही है ना, गांव से ही किसान से लोग धान ले जा रहे हैं राइस मिल में, राइस मिल से वो धान के वो करके फिर बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं। उसी तरह से एक खेती एक प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा कि जैसे आपने पंजाब कहा और इस कई जगह जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बिहार में इसकी कमी दिख रही है। तो हम लोगों ने अपने विभाग से भी सारे अधिकारियों से बात की है कि जैविक खाद का यहाँ कोऑपरेटिव बना करके वो करें, उसको प्रोत्साहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती से ही हम, तो उससे क्या होगा कि प्रकृति में भी संतुलन बनेगा और मनुष्य के शरीर में भी संतुलन, स्वस्थ रहेंगे। तो इसको भी हम लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको जानकारी देते हैं कि माननीय अपने सहकारिता और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कई बार कहा कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से शुगर मिल भी चलाएंगे। तो बिहार के माननीय, मैं अभी आने वाला था, शुगर मिल बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ये हो गया, स्वीकृति हो गया है कि आप कोऑपरेटिव के माध्यम से शुगर मिल भी बिहार में कर सकते हैं। तो अगला प्लान हम लोग का बड़े पैमाने पर है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग शुगर मिल वहाँ चालू करें, ठीक है, जिसके कारण ईख की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको मूल्य भी मिलेगा और इसका एक मार्केटिंग भी होगा। तो ये हम लोग आगे किसान के लाभ के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, एक फसल से किसान का आय दुगना नहीं होगा, गेहूं धान से तो नहीं होगा। तो जब तक आप व्यावसायिक खेती नहीं करेंगे, कॉमर्शियल काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए कई चीज़ें हैं, आप मत्स्य का भी कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग भी हमारे यहाँ है बड़े पैमाने पर, जैसे गुजरात में अमूल्य आज इतना बड़ा चमक गया है, आपके विभाग का कोऑपरेटिव का है। तो ये सारा विजन हम लोग के पास है। मुझे अभी मुश्किल से 25 अभी तो बने हैं, लेकिन ये सारी चर्चाएं हम अपने विभाग में अपने सेक्रेटरी साहब से और सब लोगों से की है कि इसको आगे हम सब लोग कैसे प्रोत्साहित करें, तब जा कर के हम किसान का आय दुगना कर सकते हैं।
आपने गन्ने का मुद्दा, चीनी मिलों का मुद्दा छोड़ा। चुनाव में ये मोदी जी के चाय को लेके बड़ी चर्चा हुई थी। आप लोगों ने उसके बाद बोला कि हम लोग कुछ चीनी मिलें इसमें फिर से शुरू करेंगे। तो बिहार में मैं इतिहास देख रहा था कि 130 चीनी मिलें हुआ करती थी और काफ़ी बड़ा जो हिस्सा था चीनी उत्पादन में वो बिहार से आता था। तो कितनी चीनी मिलें और कैसे इसको शुरू करेंगे, क्योंकि चीनी मिल तब शुरू होगी जब गन्ना लोग उपजाएंगे। ऐसा तो नहीं कि चीनी मिल शुरू कर देंगे, गन्ना कहीं से बाहर से ले आना पड़े। तो ये सब कैसे तालमेल बैठेगा? एक बार पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है तो ये तो किसानों को श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप गन्ना उपजाइए, चीनी मिल खुलेगी, है ना। और चीनी मिल वालों को भाई चीनी मिल खोलिए, हम गन्ना जो देंगे। मैंने देखिए, बिल्कुल। एक तो आप चले जाइएगा चंपारण का बेल्ट जो है ना, हाँ पूरा गन्ना की खेती होती है। हाँ आप चले जाएंगे तो आपको माने उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर आप चले जाएंगे तो गन्ने की खेती माने आपको जैसे कभी पंजाब में हुआ करता था, तो उस तरह से गन्ना की खेती चंपारण का जो बेल्ट है ना वो पूरा है। चंपारण है, उसके बाद इधर आप चलिए चंपारण सटे हुए सीतामढ़ी है, ये सब है। तो आज भी किसान उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जितना उनको शुगर मिल के लिए आवश्यकता है उतना किसान को नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे शुगर मिल का लगेगा कि शुगर मिल का प्लांट बैठ रहा है, खुल रहा है, तो किसान स्वतः इसकी खेती शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे एकदम निश्चित रूप से शुरू करेंगे, क्योंकि वो सब ईख का खेती का बहुत अच्छा उधर पहले तो होता ही रहा। 130 मिले थी तो जाहिर सी बात है। हाँ, तो होता ही रहा। अच्छा, इसमें मंत्री जी एक पॉलिटिकल भी ये सवाल है इससे जुड़ा हुआ। ये गन्ने की खेती हम लोग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की बात कर लें, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा है। बिहार में चीनी मिलें बंद किसकी वजह से हुई? 20 साल से तो आप ही लोगों का शासन है। देखिए 20 साल से हम लोगों के साथ है, सही में है। हाँ। लेकिन कुछ तो शुगर मिल पहले ही बंद हो चुका था, और शुगर मिल सरकार नहीं चलाती है, सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करती है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उसको सुविधा देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। तो जो शुगर मिल चलाने वाले जो हैं, तो उनकी कमी के कारण, उनकी वजह से कुछ शुगर मिलें बंद हुई है। उसको हम लोग सब समीक्षा करें। मुख्यमंत्री जी इस बार तो अपने कैबिनेट से कहें कि सारे शुगर मिल चालू होंगे। और सारी कितनी लगभग हो जाएंगे? लगभग देखिए बिहार में जितने शुगर मिल हैं अभी तो 5-7 ही ऑपरेशनल है, कुछ बंद भी हुआ था तो वो भी चालू होंगे। और मैंने कहा कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी कुछ शुगर मिल चालू होगा वहाँ। तो हम लोग अब देखिए आपके महाराष्ट्र में तो कोऑपरेटिव मिलें बहुत ज़्यादा शुगर की, तो क्या वहाँ भी अध्ययन वगैरह आप लोगों ने कराया? हाँ, एक आपने अच्छा ही सवाल किया, क्योंकि ब्राजील जाने से तो अच्छा है नहीं, यूपी और महाराष्ट्र देख लें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम अपने विभाग में अपने पदाधिकारियों से बात किए हैं कि जनवरी के लास्ट में हम गुजरात महाराष्ट्र जाएं। अच्छा। वहाँ कोऑपरेटिव का अध्ययन करें कि वहाँ कैसे संचालित हो रहा है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ रही है, वो कैसे पूरे कोऑपरेटिव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये हम लोग प्लान किए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र से आप सीखने की बात करें? हाँ, वो हमने अपने विभाग के सारे पदाधिकारियों से बात की है कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग पूरे विभाग की एक टीम चलें, ठीक है, उसमें सारे पदाधिकारी रहें जो, और कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी लेके चले हम लोग, और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का हम लोग कोऑपरेटिव का अध्ययन करेंगे। वहाँ के किसान से भी मिलेंगे, कोऑपरेटिव चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। तो ऐसे हम लोग वहाँ से सीख करके आएंगे या जानकारी लेकर के आएंगे, समझ करके आएंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार भी उसी तरह से आगे बढ़े। जैसे पूरे गुजरात में देखा जाए तो दूध की जो क्रांति है वो बहुत बड़ी है और सब कोऑपरेटिव है, कोई प्राइवेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो आपके पास बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिला है, सहकारिता ऐसा विभाग मिला है जिसमें बैंकिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, इसमें डेयरी भी है, ये सारी चीज़ें सहकारिता से। इवन अब तो ओला उबर की तरह टैक्सियाँ भी दिल्ली में चलवाई जा रही हैं। तो एक आपने ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सीखने की बात कर रहे हैं, और एक आपने बात कही कि प्रकृति वाला नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रकृति से जुड़ा आपको एक विभाग मिला, वन और पर्यावरण मंत्रालय का काम मिला है। तो ये आम आदमी को तो ये कुछ नहीं लगता, लेकिन जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण पूरा बदल रहा है, आप देख रहे हैं कि हम
250-300 AQI में नॉर्मली दिल्ली में रह रहे हैं, है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे देखा गया है। चाहे वो बाढ़ हो, वो भी क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है। ज़्यादा बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा, सब क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है। तो क्या ज़्यादा सूखा वाले ज़िलों में कोई प्लान बना है कि वहाँ जब सुखाड़ आए तो किस तरह की फसलें हों, किस तरह से उनको मदद की जाए, या जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कुछ ऐसी वैरायटी आए जहाँ ज़्यादा बारिश में ज़्यादा पानी में भी हो? क्या इसकी कोशिश हो रही है सबसे पर्यावरण पहली के बात लिहाज तो से? जलवायु परिवर्तन से सिर्फ कृषि पर ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हाँ, जीव जंतु मनुष्य पर भी असर पड़ रहा है। हाँ। तो कई बार मैं देखा हूँ कि बहुत साधारण व्यक्ति हैं, बहुत सिंपल जीवन जी रहे हैं, उनको कई ऐसे असाध्य बीमारियां हो जा रही है। उसके पीछे जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। तो खास करके कृषि आधारित आप जो कह रहे हैं, तो इसका तो असर पड़ा ही है। जितना धान का उत्पादन आज से 50 साल पहले हुआ करता था, या जो तिलहन या दलहन की जो उत्पादन का जो प्रतिशत था, या उसकी जो पौष्टिकता थी, वो सब जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें ह्रास हुआ है, कमी आई है। इस पर सारे एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो भी शोध कर रहे हैं इस पर क्या करना चाहिए। और जो कृषि वैज्ञानिक जो अपना इनपुट देंगे, जो अपना वो सुझाव देंगे, उस पर हम सब लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। और इसीलिए बार बार प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। और उसमें सबसे बड़ा अच्छा है होगा कि जो हम लोग, अभी मैंने कहा ना कि आम की खेती है, लीची की खेती है, डाइवर्सिफिकेशन करें। हाँ, जामुन की खेती है, आंवले की खेती है। इससे क्या होगा कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, आप प्रकृति भी संतुलित रहेगा, और जो हम जलवायु परिवर्तन की बात करें वो भी संतुलन रहेगा। तो ये सब हम लोग विचार कर रहे हैं कि, और धान के उत्पादन अधिक हो जा रहा है, उसको हम लोग पानी ज़्यादा हाँ, खपत पानी करता भी ज़्यादा होगा, खपत हो रहा नेचर है। के लिए। या हम कई बार देखें नींबू की खेती होनी चाहिए। या फिर हमारे बिहार में गया जी, आप जानते होंगे, बहुत ही काशी के समकक्ष वो शहर है। तो गया में तिल की अच्छी खेती होती है। तो कई ऐसे चीज़ हम लोग कर रहे हैं जहाँ अभी गया में तिलकुट होता है, हाँ। लेकिन तिल की खेती नहीं होती। नहीं तो होती उसका है। उसका क्या, भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कहाँ से वहाँ ले आते हैं तिल? वो कभी वो सब मध्य प्रदेश से, हैदराबाद से, अच्छा। बंगाल से तिल ले आते हैं। तिल और वहाँ तिलकुट वहाँ का मशहूर है। मशहूर है। तो तिलकुट मशहूर तभी वहाँ का होगा कि वहाँ के पानी में, वहाँ के खेत में तिल का उत्पादन होगा। अच्छा, तो इसकी कोशिश है। तब जाकर के तिलकुट का जो है स्वाद बढ़ेगा, और उसका गुणवत्ता है। इसकी कोशिश हो रही है कि तिल वहीं पैदा हो। इसकी पूरी कोशिश हो रही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, ये तो कृषि विभाग जो है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और जहाँ तक है, इस बार जैसे आपने कहा ना कि अभी तक जितने देखे होंगे कि पर्यावरण विभाग से ऐसे वृक्ष लगते हैं जो न फूल देता है न फल देता है, सारे लगे हुए हैं। लेकिन आप देखोगे अपने परंपरागत जो वृक्ष लगते थे, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, जामुन है, आंवला है, बरगद है, जिन बागों को हमने देखा है, हाँ, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने देखा है, हाँ, आपकी वो अब पीढ़ी ने दिखता देखा नहीं है। वो नहीं है। तो मैंने अपने विभाग में आर्टिफिशियल टाइप का दिखता हाँ है कि दिखता है, वो सब किसी उसका काम के नहीं, सड़क के किसी किनारे काम लगा का दिया नहीं है। तो अब हम अपने विभाग के लोगों को निर्देश दिया है कि इसकी आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन फलदार चीज़ों को वृक्ष या जो हमारे हाँ, ट्रेडिशनल रहे। तो उसके कारण क्या होगा, पशु पक्षी को भी भोजन मिल जाएगा। पशु तो पक्षी ये जो वन विभाग को आपने हाँ, निर्देशित हमने किया है निर्देश दिया है कि बेमतलब के जो पेड़ पौधे हैं इसको वो लगाने का क्या मतलब है। हाँ, जहाँ लगता है कि कोई सड़क के कारण या कोई कंजस्टेड जगह है जहाँ हम वो नहीं कर सकते, वहाँ आप लगा दीजिए। लेकिन मैं जनरली देखता हूँ कि यही सब वृक्ष लगता है जिसका न फल है, न फूल है, न कुछ नहीं है। तो जिसके कारण पशु पक्षी भी हमारे विलुप्त हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण उनको भोजन भी नहीं मिलता है। ये सब पौधे से तो भोजन उनको उपलब्ध नहीं होगा। तो जो पौधा से मनुष्य को भी फायदा हो, पशु पक्षी का भी फायदा हो, और प्रकृति में भी संतुलन बना रहे, ऐसे वृक्ष को आप यदि लगाते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसे निर्देश दिया। आपने निर्देश हाँ, दिया है। निर्देश दिया है। ये बहुत अच्छा है। और देखिए, हर राज्य की एक खूबी है, और उसकी अब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वो है, फॉरेस्ट ज़्यादा है ना। दिल्ली के आसपास एकदम कम हो गया। आपके यहाँ फिर भी इतना शहरीकरण नहीं हुआ, काफ़ी सारा
एरिया फॉरेस्ट का है। लेकिन एक आपके ही मंत्रालय में ज़्यादा उसकी बातचीत ज़्यादा हो रही है बैम्बू की, जो एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ। क्या इसके भी कोशिश हो रही है कि बैम्बू प्लांटेशन के जरिए हाँ, किसान इसके लिए अर्निंग करें, क्योंकि आपके भी विभाग से जुड़ा मसला है। हालांकि आपके विभाग में कभी वो होता था, ये बांस काटने पे एफआईआर दर्ज होती थी, वो घास की कैटेगरी में बांस को कर दिया गया, तब ये किसानों को राहत मिल गई, खेती होने लग गई। तो क्या बांस की खेती को भी बढ़ावा देने का है हाँ, प्लान? इसलिए देखिए बांस की खेती सब जगह तो ठीक से नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि सुपौल, सहरसा, ये सब या फिर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है जो मिट्टी जांच करते हैं उनसे बात करके ये हो सकता है। बांस की बम्बू की खेती हो सकती है, जहाँ जहाँ है उसको हम लोग प्रोत्साहित कर, उससे भी किसान की आमदनी का अच्छा एक जरिया है, वो भी करेंगे। और जहाँ तक वन पर्यावरण की बात की तो हमारे यहाँ वो बगहा सफारी जो बहुत बाहर से लोग आते हैं, मुझे तो जानकर के आश्चर्य हुआ कि मौसम में तो एक 15-15 दिन वो वेटिंग में लोग रहते हैं, मिलता नहीं है। फिर राजगीर आप चले जाइए, हमारे जमुई के आसपास चले जाइए, बांका चले जाइए, फिर रोहतास का जो एरिया है, ये सब बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य वाला जगह है। नवादा के पास चले जाइए, ककोलत जो है, ये सब, तो उसको हम लोग डेवलप करने के लिए पूरा योजना बना जैसे रहे हैं। कई सारे राज्यों में ये जो आपका जो विभाग है बहुत ग्लैमरस डिपार्टमेंट है। गुजरात में देखिए गिर के जंगल हैं वो, मागीर के जंगल है। हाँ, तो वहाँ का अपना जो लोग जाते हैं सफारी करने, है ना, तो उस तरह का आप लोग भी अलग अलग है। और भी? हाँ, राजगीर में है। अच्छा, अब सफारी। सफारी बगहा में है, वो वहाँ टाइगर जो ये है वहाँ है, प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, सफारी है वहाँ। डॉक्टर चंद्रवंशी ने ख़ासतौर पे एमएसपी पे जो ख़रीद को लेकर के आपने कहा कि आने वाले दिनों में जो ये है वहाँ की एक प्रमुख फसल है मक्का है, उस पे भी, उसकी ख़रीद के लिए भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। और साथ में जो दलहनी तिलहनी पे फोकस होगा और जो वहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उनकी ब्रांडिंग पे काम होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे भी काम होगा। इन सारे मुद्दों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, टाइम देने के लिए। आपने बहुत टाइम दिया हमें, और उम्मीद करता हूँ कि आप किसानों के लिए अपने विभाग के ज़रिए और पर्यावरण विभाग के ज़रिए और आम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद है। तो अच्छा लगा।